आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रोफ़ेसर मसूद हमीद ख़ान स्टूडियो की तरफ से आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं जो कि एहतियाती सेहत के बारे में है, यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में। और इस सिलसिले में हम बात करते हैं अपने मुख्तलिफ़ माहिरीन के साथ। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ यूके के माया नाज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल उज़ैर साहब मौजूद हैं। फैसल उज़ैर साहब इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और वहाँ इनका स्पेशल शोबा, स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो है टाइप 1 डायबिटीज़, यानी जो ज़ियाबतीस बच्चों में होती है। फैसल साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना रहा, क्योंकि जब हम सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे तो फैसल साहब वहाँ ट्रेनिंग अपनी कर रहे थे, और ये लंदन से यहाँ आए हुए हैं। और मैंने इनसे दरख्वास्त करी कि आप आइए और हमारे पाकिस्तान के नाज़रीन को बताइए कि ज़ियाबतीस के अंदर और गुदूद की बीमारियों के अंदर क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या नई रिसर्च आई हुई है। तो इन्होंने बहुत खुशदिली से ये कबूल किया और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर फैसल, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया, और आप हमारे नाज़रीन को इस तरह प्रोग्राम करेंगे कि पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि आपकी इब्तदाई तालीम और इंटर तक, तो उसके सिलसिले में थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि किस तरह कहाँ तालीम हासिल करी, और फिर आगे की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मसूद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। आई फील प्रिविलेज्ड कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आने की इजाज़त दी। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू। सर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं इस वक्त कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। तकरीबन 20 साल प्लस हो गए हैं मुझे इंग्लैंड में काम करते हुए। लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से हर फोरम पे ये कहता हूँ कि आई एम ए मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। मैंने इसी गली मोहल्ले में तालीम हासिल की। मैंने गवर्नमेंट स्कूल नाज़िमाबाद से मैट्रिक किया था, फिर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से इंटर किया था, फिर सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया, हाउस जॉब कंप्लीट की। फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिली, और प्रोफेसर मसूद हमीद साहब मेरे फ़र्स्ट मेंटर, जो कि इनसे आज भी मेरे उतना ही ताल्लुक़ है, जो उनकी मुझे रहनुमाई नसीब हुई। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ फिर मैंने बेसिक ट्रेनिंग, फिर हायर ट्रेनिंग, और पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैंने कुछ हासिल किया, जो सीखा है, उसको मैं पे बैक कर सकूँ। तो मेरा बहुत फ्रीक्वेंट चक्कर पाकिस्तान का लगता रहता है, और किसी भी फोरम पे कोई भी इनवाइट करे तो मेरे अपनी खुशकिस्मती समझ के उसको मैं कबूल करता हूँ। और मैं नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। इस बात को फिर यहाँ से लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अब MBBS पास किया है, हाउस जॉब किया है, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो हायर ट्रेनिंग जो पाकिस्तान में वो भी हासिल कर लें, और उसके साथ साथ बाहर चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, या इंग्लैंड चले जाएं। अब क्योंकि आपका 20 साल का तजर्बा इंग्लैंड के अंदर है, आप मेंटोर भी रहे हैं, आप पढ़ाते भी हैं वहाँ बच्चों को, तो आप ये बताइए कि कुछ गाइडेंस के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले वक्त में जब आप गए उनका स्ट्रक्चर कुछ और था ट्रेनिंग का, फिर ये इनका स्ट्रक्चर आ गया, तो इसके बारे में ज़रा इनकी थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। हाँ, अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपने मेहनत करते रहना है और रिज़ल्ट को अल्लाह पे छोड़ देना है। कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना। मेरी भी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे आए, टफ टाइम था। जब यहाँ से जाते हैं, ज़ाहिर है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, आप पास करते हैं, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं कि आपको फॉरेन, इंग्लैंड में बात कर रहा हूँ, कि आपको ट्रेनिंग पोस्ट मिल जाए, फिर आप नॉन ट्रेनिंग पे काम करते हैं, फिर ट्रेनिंग मिलती है, फिर आप एग्ज़ाम बीच में आपके चलते रहते हैं, आपने एग्ज़ाम पास करने। और बीइंग ए मेडिकल ग्रेजुएट, आपकी एग्ज़ाम से पढ़ने से कभी जान नहीं छूटती। अगर आप, तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप पढ़ते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। फिर आप मेंबरशिप करते हैं वहाँ की, फिर उसके बाद आप हायर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। वंस आप पूरा प्रोसेस करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, और ये आपकी उस पर काम करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप चीज़ों को, चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी लेके डील करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, मेडिसिन से अच्छी कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बर्डन समझ रहे हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान में एग्ज़ाम पास किए, मैंने ब्रिटेन एग्ज़ाम भी पास किए, मैंने आयरिश एग्ज़ाम भी पास किए, मैंने अमेरिकन एग्ज़ाम भी पास किए। तो इन चीज़ों से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें
बहुत चीज़ें आसान हो गई थी मेरे लिए। सही। अभी भी बल्कि मैंने जब कंसल्टेंट हूँ तकरीबन 8 साल से, तो मैं अपने सिर्फ बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, हमारे एक यूरोपियन बोर्ड होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया सही। और देखने के लिए कि मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया। सही। तो वो बड़ा अच्छा रहता है कि बच्चों को भी मैंने बताया अपने घर में, सही। और बाकी जूनियर्स को भी बताया कि देखो देयर इज़ नो एज लिमिट। सही। अब ये बताइए कि जैसे यहाँ एक हमारे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS कर लिया, हाउस जॉब कर लिया, जी जी अब वो चाहते हैं कि नहीं वो आला तालीम इंग्लैंड में हासिल करें, तो वो पहला स्टेज तो गालबन प्लैब का होता है। उस सिलसिले में अगर प्लैब की तैयारी के सिलसिले में मुख्तसरन आप बताइए, और फिर वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनको पता तो है, लेकिन फिर आपसे हम सुनना चाहेंगे कि वो जो उनके स्टेजेस बने हुए हैं डिफरेंट, कंसल्टेंट बनने तक, या इन डॉक्टर्स को हम क्या रहनुमाई दें कि भाई ये रास्ता है, इस पे चलें तो ये जल्दी, क्योंकि होता क्या है, रास्ता भी सही पता नहीं होता बच्चों को बाज़ दफ़ा, और कभी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इस सिलसिले में ज़रा रहनुमाई फरमाइए। असल में सर अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर फ़ोन के ऊपर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये बहुत आसान हो गई चीज़ें कंपेरेटिव जो हमारे दौर में होती थी। अब चीज़ें अगर कोई बच्चा भी ग्रेजुएट करके इंग्लैंड आना चाहते हैं तो 2 रूट होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे आपने बताया कि इंग्लिश एग्जाम पास करे, प्लैब 1 करे, और फिर वहाँ जाके प्लैब 2 करे, और फिर जॉब अप्लाई करें। सही। मुश्किल होती है लेकिन हो जाती है इंशाल्लाह। एक ये रूट है। दूसरा रूट जो CPS हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, और इसके साथ एक और बड़ा ग्रुप है, वो भी जो है पाकिस्तान के वो डॉक्टर्स जिन्होंने FCPS 1 किया वो, तो उनको जो है वो ट्रेनिंग पे, इंटरनेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम पे 2 साल के लिए वो करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं और सक्सेसफुल कैंडिडेट को लेकर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रूट है, क्योंकि आपको इसमें समझ लें कि ऑन एयरपोर्ट जब आप होते हैं तो आपके हाथ में टिकट भी होता है, वीज़ा भी होता है, आपके हाथ में जॉब भी होती है, और आपको नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी भी मिल जाएगी। तो बहुत ईजी होता है, उसमें आप कर लें तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तान से यंग डॉक्टर्स आते हैं, वो पहले वहाँ पर जॉब करते हैं SHO की, और फिर रजिस्ट्रार की रेस्ट ऑफ 6 मंथ SHO कर लेते हैं, और 1.5 ईयर जो है रजिस्ट्रार की जॉब करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के प्रेसिडेंट्स जो हैं, काउंसिल को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बहुत अरसे से ये बायलैटरल और ये एक MOU बनाया, जिसमें जिन लोगों ने पार्ट 2 FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग में हो तो उनको 2 साल के लिए लंदन और आयरलैंड यहाँ पे ये मिल जाता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी आपसे और बात करेंगे। अब इस तरफ आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ के, क्योंकि आपका ज़्यादा काम है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बच्चों की डायबिटीज़ भी कहलाती है, बचपन में हो जाती है। तो इस सिलसिले में आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये बताइए कि जो मैंने जो इसमें दुश्वारियाँ महसूस करी हैं वो ये है कि छोटा बच्चा है, अब उसको इंसुलिन की तरफ राग़िब करना है उसको खुराक के लिए। तो मेरा ख़्याल है हम पहली बात शुरू करते हैं कि जो इन बच्चों को ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, बचपन की डायबिटीज़ है, उनके लिए, उनके वालिदैन की रहनुमाई के लिए आप ये बताइए खुराक के बारे में। क्योंकि बच्चों को ग्रो भी करना होता है, तो यहाँ वो फार्मूला जो एडल्ट्स का या टाइप 2 का होता है वो ज़रा डेविएट करना पड़ता है, तो वो बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपका, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन जाहिर है कि ये मौजू नहीं होगा इस वक्त। हम सिर्फ स्टक करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 बेसिक्स उसके ये बता दूं कि एक बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियास, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और ये कुदरत की मेहरबानी है कि इसने जो है, आप जब भी फूड लेते हैं इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाती है, एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है। अगर किसी वजह से ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो अपना काम नहीं करते, तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँ और मैं इसकी हिस्ट्री बता दूँ, ये इंसुलिन को दरियाफ्त हुए तकरीबन 100 साल हो गए। इन्होंने 100 साल पहले अपनी सेंचुरी जो है उसको सेलिब्रेट की थी। तो उसका बैकग्राउंड ये जब उससे पहले डायबिटीज़ टाइप 1 का मतलब होता था डेथ सेंटेंस। बिल्कुल कोई इसमें चांस नहीं होता था, जाहिर है। लोग ये करते थे कि खाना छोड़ देते थे, जब खाना नहीं खाते थे, ग्लूकोज नहीं होती थी, तो थोड़ा सर्वाइव कर लेते, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। तो जब इंसुलिन एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आई, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सारे बच्चे थे, माँ बाप थे, और बस अपना टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने पहले स्टार्ट किया, एक बच्चे को इंजेक्ट की, दूसरे की। जब वो ख़त्म करके आखिरी बच्चे पे पहुँचे तो पहले बच्चे हंसना शुरू किया, अब दूसरे ने, तो पूरा कमरा जो था वो हंसी से गूंज रहा था कि वो एक नई इन्वेंशन, एक नए एरा में हम दाखिल हो गए थे। और बहुत बेसिक थी, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर उसको फॉर्मुलेट होती गई उसके इश्यूज से, लेकिन एक चीज़ आ गई थी, आपको नई होप दी थी। इसमें थोड़ी सी एंटर करूँगा कि टाइप, ऑल्दो नाम जो है वो डायबिटीज़ दोनों का एक ही है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट कंप्लीट डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए
टाइप 1 को आइसोलेट में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील करने की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है, उनके जो साथ टीम होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपेयर टू अडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज़। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर बताइए रहनुमाई के लिए वालिदैन की कि ये जो खुराक के बारे में, जी जी ये बच्चे हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर, आप क्या उनको मशवरा देंगे कि बच्चों को खुराक के बारे में कैसे गाइड, क्यों बच्चा है वो चॉकलेट भी मांगेगा, आइसक्रीम भी मांगेगा और उसको ग्रो भी करना है, तो ये कंसेप्ट के लिए आप ज़रा गाइड करें। बिल्कुल, ये एक डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और जैसे मैंने कहा कि इस तरह आप रखें कि इंसुलिन लाइफ सेविंग है। अगर खुदा खासा इंसुलिन बच्चा किसी तरह ना ले या मना कर दे या डाइट से मैच नहीं कर रही तो ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशन तरफ जाती है। बिल्कुल। तो आपको उसको रियलाइज़ करने का चैलेंज है, चैलेंज को फेस करें, बच्चों को वो करना पड़ता है। इसमें ये होता है कि नर्सेज, डायबिटिक नर्सेज भी होती हैं जो कि बाकायदा ट्रेंड होती हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को जानती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, और इनकी जो क्लिनिक होती है कंपेयर टू अडल्ट यूजुअली हम 15-20 मिनट्स देते हैं, इनको हम अच्छा खासा 30 से 45 मिनट्स देते हैं। उनको बाकायदा एक्सपर्ट्स के 4 लोग, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, 4 या 5 लोग बैठे होते हैं, हर एस्पेक्ट से बच्चे को समझाते हैं, कवर करते हैं। और बच्चों को ज़ाहिर एक मुश्किल होती है, ये जैसे आपने जिक्र किया कि स्वीट्स भी लेनी है, चॉकलेट भी लेनी है, आइसक्रीम भी लेनी है, तो अब कंपैरेटिवली जो है चीज़ें आसान हो गई हैं कि आप उसको एडजस्ट करें। टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट काउंट कर लें कि कितनी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसलिए आपसे इंसुलिन इंजेक्ट कर लें तो मैच कर लेती है। आइडियल तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि अब डेली के बजाय आप वंस अ वीक ले लें, आप ट्वाइस अ वीक लेना, आइसक्रीम आपको खिला देंगे, वो कर लेंगे, ठीक, तो ये काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो मोर और लेस गाइडलाइन ये है कि तकरीबन बच्चे को नॉर्मल खाना खिलाएं और कार्बोहाइड्रेट काउंट करके और उसकी इंसुलिन कैलकुलेट कर लें हफ्ते भर की, और उस हिसाब से उसको आप गाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक ये बात आ रही है दूसरी के बच्चे जो हैं बहुत छोटे, वो इंसुलिन के लिए, जो छोटे यानी समझदार थोड़े हो जाते हैं, 6 साल 7 साल, वो परेशान हो जाते हैं इंजेक्शन लगेगा। तो इसमें आपका तजर्बा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन पंप के अंदर, और पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी आ गई है, तो इसमें कंपैरिजन बताएं कि जो बच्चे इंसुलिन के इंजेक्शन आप लगाते हैं जिन्हें, या जिन्हें इंसुलिन पंप लगाया, इनमें क्या आपको फ़र्क मिलता है? ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें दो चीज़ें होती हैं इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम के लिए। एक तो पहले अगर आपको याद हो तो आप वाइल आती थी, उसको वो पुल करते थे, फिर इंजेक्ट करते थे। जी बिल्कुल। अब तरक्की हुई, अब वो इंसुलिन पेन आ गए कि आपने पेन को डायल किया, इंसुलिन नज़र नहीं आती, आपने इंजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, ये चीज़ हो गई। अब मज़ीद चीज़ें ये आ गई हैं कि इसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल पैंक्रियाज, या हाइब्रिड क्लोज लूप सिस्टम, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, सही है, कि जिसमें ये होता है कि आपके जिस्म पे जो है 2 पैचेस लगाते हैं जिसमें वो जो इंसुलिन कंटिन्यूसली ब्लड शुगर मॉनिटर कर रहा होता है। सही, ठीक है, और मॉनिटर करके वो इंसुलिन पंप को बताता है कि भाई तुम्हारी शुगर फॉर एग्जांपल 100 है, 150 है, 200 है, उसी लिहाज से वो प्रोग्राम्ड होता है, उसी हिसाब से इंसुलिन इंजेक्ट कर देती है। तो ब्लड शुगर जो है, जो हम कहते हैं कि तकरीबन 70 से 180 के दरमियान रहे, तो उसमें मेंटेन रहती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसको आर्टिफिशियल पैंक्रियाज का नाम दिया गया है। लेकिन इसमें काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हम रिकमेंड नहीं करते कि बच्चा 10 ईयर्स से कम का हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा, अब स्कूल जाना, स्कूल में माँ तो साथ नहीं जा सकती, तो मुश्किल हो जाता है। तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, वो टेक्नोलॉजी से अपने आप को वो कर रहा है, तो फिर हम उसको बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और शुरू में जो है नो डाउट मुश्किल होती है, लेकिन आफ्टर वीक और 2 आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप कहते हैं दिस इज़ लाइफ चेंजिंग। बल्कि इत्तेफाक से अब मेरे कज़न है, उनसे ही कल मुलाकात हुई, अमेरिका से आए थे, वो पिछले लास्ट 15 साल से वो इंसुलिन पंप पर हैं, और वो मज़े से मीठा भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कंप्लीट लाइफ चेंजिंग इवेंट है उनकी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। हाँ, उसमें तो ये ज़िंदगी इस तरह हो गई जैसे कि नॉर्मल है, वो लबलबा जिस तरह आपका रिस्पॉन्स कर रहा होता है ब्लड शुगर लेवल को, तो वही खाने के बाद पता चल जाता है भाई ये शुगर इतनी है, लगा लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑटोमेटिक वो, और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उसको बता रहा था भाई शुगर बढ़ रही है, तो पंप जो है थोड़ी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज करने लगता है, कम है बल्कि कम होती है एक सर्टेन लेवल पे, तो स्टॉप भी कर देता है, और अलार्म भी कर देता है, एक लेवल से ज़्यादा हो तो अगेन अलार्म कर देता है, इंसुलिन डिलीवरी ज़्यादा कर देता है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक्सपेंसिव है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी जो भी आती है मार्केट में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन विद इन फ्यू ईयर्स जो है होपफुली अवेलेबल होगी। और अगेन ये न्यू रे ऑफ होप है टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों के लिए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि यहाँ कुछ अर्सा पहले, साल भर के करीब, ये बात आई थी कि भाई एक वैक्सीन ईजाद हुई है और वो वैक्सीन लगा लें
तो आपकी ज़ियाबतीस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास कई पेशेंट आए, कहने लगे डॉक्टर साहब वो वैक्सीन का बताएं। तो मैं ये मौका मुनासिब समझता हूँ कि हम आपसे बात करें कि वो वैक्सीन, उसका क्या मेथड है, क्या उसके पीछे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वो ज़रा आप बताइए। अगेन ये बहुत अच्छी, मेरे साथ भी काफ़ी लोगों से ये डिस्कशन हुई थी। असल में जो हमारे मीडिया में बात हुई थी, रिपोर्ट गलत हुई थी। उन्होंने इस तरह रिपोर्ट किया था कि आप इंजेक्शन लगा लें तो आपकी डायबिटीज़ क्योर हो गई, आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि आपकी पेशेंट की लाइफ से खेल सकते थे। असल में जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। वो और सेल्स होते हैं जो कि आपके इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो पैंक्रियाज में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो जो जिसकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकती है। तो उसका सर्वाइवल, जो बीटा सेल्स होते हैं उसका सर्वाइवल प्रोलॉन्ग कर देती है। तो आपको इतने, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ 12 साल में होनी है तो हो सकता है कि 17 साल यानी 5 साल आपको गोल्डन पीरियड दे दिए, तो उसको डिले कर दिया, अल्टीमेटली वो हो जाती है। लेकिन किसी तरह भी इंसुलिन रिप्लेसमेंट नहीं है। इंसुलिन लाइफ सेविंग हार्मोन है और वो आपने लेते रहना है। ठीक। तो जिनको जैसे ये वैक्सीन लगाई जी और उसमें ये बात बनेगी कि या तो उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, या इसकी बीमारी का जो आगाज़ है वो बहुत देर से होगा, 4-5 साल। फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कि फिर वो 5 साल बाद लगा लें वैक्सीन? नहीं, अभी तक इसके बारे में कोई डाटा काम नहीं है, इसके बारे में डाटा नहीं है। लेकिन 5 साल भी किसी, उसके इमेजिन करें कि कितनी नीडल्स से बच जाता है, कितनी प्रिकिंग से बच जाता है और कितनी कॉस्ट बच जाती है। तो काफ़ी चीज़ काफ़ी फायदा बेहतर है। जी बेहतर है। और आपके सेंटर में इस्तेमाल होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।